हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं कराने जा रहा हूं जो अनसॉल्व पेपर था। जो अनसॉल्व पेपर था 2025 का। 2025 में 7 सेट होते हैं। नहीं, आपको पता होगा यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं। नहीं, 7 सेट का जो पेपर आता है, नहीं 7 सेट होते हैं पेपर के। तो वही मैं कराने वाला हूँ जो 2024 और 25, यानी 2024 और 2025 में सेट आया था। जो 2024 जो 2024 और 2025 में सेट आया था, उन इनमें से दोनों मिला के 7 2024 के और 7 2025 के, ये दो सेट मिला के 14 सेट हो गए। तो आज मैं इन 14 सेटों से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे, आज मैं वही सब कराने वाला हूं। तो बने रहे मेरे साथ। और इन क्वेश्चन में से आपको 100% 4 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। शुरू करते हैं वीडियो। इसमें आपके लिए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जितने भी क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट की दृष्टि से हैं, तो ये सब अच्छे से तैयार कर लें। तो आज हम देखते हैं जो पहला सेट था, ये पहला सेट 2025 का जो 348 केजी है, इसको हम देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि जो लघु बीजाणु धानी होती है जो लघु बीजाणु धानी होती है, इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? जो सबसे अंदर की परत होती है वो कौन सी परत होती है, ये पूछा गया है। इसमें जो बाह्य जो होती है ये सबसे बाहर होती है, अंतरस्थिंग ये भी अंदर होती है, मध्य परत मध्य में होती है। जो टेप्टम होती है, टेप्टम ये सबसे अंदर, ये क्या होती है? सबसे अंदर की तरफ होती है। जो टेप्टम होती है ये क्या होती है? सबसे होती है अंदर, सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है। और ये क्या करती है? ये करती है जो अंदर गुरु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? पोषण का काम करती है, पोषण प्रदान करती है। और क्या करती है? ये पोषण प्रदान करती है। इसके बाद में ये क्या होती है? ये होती है द्विकेंद्र की होती है। कैसे होती है? द्विकेंद्र की कोशिका होती है। तो टेप्टम होती है, ये द्विकेंद्र की कोशिका होती है। ये द्विकेंद्रीय कोशिका होती है। और टेप्टम से क्या होता है? इसी टेप्टम से क्या बनता है? इसी टेप्टम से क्या? स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है। स्पोरोपोलिन होता है, इससे क्या होता है? स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है। इसे क्या होता है? इसी से स्पोरोपोलिन का निर्माण होता है। तो टेप्टम कितने का होता है? ये सबसे आंतरिक परत होती है, ये द्विकेंद्र की होती है। और क्या होती है? मतलब जो पोषण प्रदान करने का काम करती है। और सिर्फ जो स्पोरोपोलिन होता है उसका भी क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से क्या होते हैं? मोचित होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं शुक्रजनक नलिकाओं से तो मोचित होते हैं। तो वह प्रक्रिया बताने हमारे लिए, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है, या शुक्रजनन कहलाती है, फिर वीरसेचन कहलाती है, फिर अन्य जनन कहलाती है। अब इसमें सब देखने वाले हैं। जो शुक्राणु, जैसे ये शुक्राणु जनन क्या होता है? ये शुक्राणु जनन और शुक्र जनन और अन्य जनन ये क्या होते हैं? ये हम देखने वाले हैं। देखो, जो शुक्राणु जिससे शुक्राणु जो प्रपंच कोशिकाएं होती हैं उनसे शुक्राणु का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं शुक्राणु जनन। और शुक्र जनन क्या होता है? ये शुरू से लेके एंड तक की प्रोसेस होती है। इस पूरे शुक्राणु बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुक्र जनन। और अन्य जनन में क्या होता है? अन्य जनन में अंडाणु का निर्माण होता है। और ये वीरसेचन होता है, वीरसेचन ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है शुक्राणु कोशिका जो नलिकाएं होती है, तो शुक्राणु नलिकाएं होती है, इनसे शुक्राणु का क्या होता है? मोचित होते हैं। वो प्रक्रिया कहलाती है वीरसेचन। वो क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है वीरसेचन। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ जो जीवाणु भोजी है। इसमें सेट 1 का तीसरा क्वेश्चन है, कोई जीवाणु भोजी है। इसमें जीवाणु भोजी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जो जीवाणु भोजी होता है उसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, या फिर डीएनए या आरएनए होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन। इसमें क्या? इसमें डीएनए भी पाया जाता है, जीवाणु भोजी में डीएनए भी होता है, डीएनए भी पाया जा सकता है, या फिर क्या होगा? या फिर आरएनए हो सकता है। यानी इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई एक अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आणविक कैंची क्या होती है? आणविक कैंची होती है डीएनए के लिए काटती है, वो क्या कहती है? वो क्या होती है? तो इसमें पूछा गया ये होता है न्यूक्लियस होता है, प्रतिबंध एंजाइम होते हैं, पॉलीमरेज होता है, फिर लाइगेज होता है। इसमें से पूछा गया क्या होता है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा प्रतिबंधन एंजाइम। क्या होते हैं? जो आणविक कैंची होती है ये क्या होती है? ये प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं। ये डीएनए के लिए यह क्या करते हैं? जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं डीएनए के लिए एक स्थान से काटते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक कैसा होता है? एक्सोन्यूक्लियस। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस, ये होता है एंडोन्यूक्लियस, और एक कौन सा होता है? दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियस। ये प्रतिबंधन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार की आणविक कैंची होती है, एक होती है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस।
अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है सेट दूसरे का, नहीं दूसरे सेट से लिया गया है। ये क्वेश्चन क्या है, ये दूसरे सेट का है। ये कौन सा है, 2025 का है ये। और ये कौन सा है, 348 के एच का, ये के एच का है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया जो टीटी है, ये टीटी एलिल है, ये टीटी एलिल है, ये दो एलिल है, ये क्या है, तो पूछा गया है। तो ये तो आपको बताओ ये कैसे है, ये क्या है, विषम युग्मकी है। क्या है, ये विषम युग्मकी है। ये क्या है, विषम युग्मन जी, विषम युग्मन जी है। और क्या है, ये क्या है, लंबा है। देखो इसमें क्या है, समयुग्म समयुग्मी है नहीं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और इसमें समयुग्म जी बौना, ये भी नहीं है। और क्या है, ये विषम युग्म जी भी नहीं है। इसमें क्या है, ये विषम युग्म जी है। और क्या है, और लंबा है। ये कैसा है, विषम युग्म जी और लंबा है ये। यहाँ पर आप देखते हैं इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसका सही ऑप्शन आएगा बी। अब इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है बीटी कपास है। जो बीटी कपास है किससे निर्मित होता है, ये किससे निर्मित होती है, होता है। बीटी कपास है किससे निर्मित होती है, ये किससे होती है, विषाणु से होती है, कवक से होती है, जीवाणु से होती है, या फिर कीट से होती है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा, जो बीटी कपास होती है, ये बीटी कपास किससे निर्मित होती है, जीवाणु से निर्मित। किससे होती है निर्मित, ये होती है जीवाणु से निर्मित होती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। इसका बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता है। आपको पता होगा प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। और द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी को डिपेंड होता है। तो चूहा क्या है, चूहा नहीं हो सकता, और ना ही गिलहरी हो सकती है, छिपकली हो सकती है, और टिड्डा भी नहीं हो सकता। छिपकली क्यों हो सकती है, क्योंकि छिपकली क्या मच्छरों को खाती है, मक्खियों को खाती है, तो क्या 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 होगी इसमें, तो द्वितीय उपभोक्ता इसमें क्या होगी, इसमें छिपकली द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगी। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। यानी इसमें पूछा गया है जो जैव विविधता की क्षति है उसका कारण कौन सा नहीं, इनमें से पूछा गया है। ये चार ऑप्शन इनमें से कौन सा ऐसा कौन सा कारण है जो क्या क्षति, जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। तो उसमें देखते हैं जो अतिदोहन है, अतिदोहन है। अगर अतिदोहन करेंगे तो क्या होता है, अतिदोहन करने से जैव विविधता की हानि होती है, जैव विविधता की क्या होती है, हानि होती है। और इसका बात करते हैं सैवलुप्तता की। अगर सैवलुप्तता है तब भी हानि होती है जैव विविधता की। इसका बात करते हैं आवासीय क्षति। अगर आवास के लिए, आवास बनाने के लिए क्षति करेंगे, वनों को कटाई वटाई करेंगे, तो क्या करेंगे, तो यह भी क्या होती है, इससे भी क्या होती है, जैव विविधता के लिए हानि होती है। ये तो तीनों हानियों, इनसे तो तीनों से हानियां होती है। इसमें पूछा गया कारण नहीं है, जो ऐसा कौन सा कारण है जो हानि नहीं करता है। तो इसमें वनीकरण, यानी कि वनों का निर्माण करना, वनों को मतलब उगाना, वनों में वृक्ष होते हैं उनके लिए और ज्यादा संख्या में उनकी संख्या बढ़ाना, वनों का निर्माण करना। वनों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इनका मतलब वनों का निर्माण करते हैं वृक्ष लगाकर, यानी वृक्ष लगाने से, पेड़ पौधे लगाने से। अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो जैव विविधता की हानि को रोका जा सकता है, बल्कि ना ही बढ़ेगी। यानी जैव विविधता करनी है, अगर जैव विविधता की हानि से बचाना है तो क्या करना है, हमें पेड़ वनीकरण करना पड़ेगा, यानी पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट नंबर 3 से। सेट नंबर 3 2025 में आया था, 2025 में आया था, ये 348 के आई था। इसका हम क्वेश्चन देखने वाले। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी किस परत के कोशिकाएं द्विकेंद्र की होती है। इसमें पूछा गया है लघु बीजाणु धानी में वह कौन सी कोशिका जिसकी जिसकी जो कोशिकाएं होती है कैसे द्विकेंद्र की होती है, कैसे होती है, जो द्विकेंद्र की होती है। तो वो बताया था मैंने अभी आपको, सबसे पहला ही क्वेश्चन में बताया था कि टेप्टम होता है, टेप्टम की कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, वो द्विकेंद्र की होती है। कैसे होती है, द्विकेंद्र की। तो एपिडर्मिस भी नहीं होगा, अंतःस्थिति भी नहीं होगा, मध्यपर्त भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन आएगा टेप्टम, यानी टेप्टम की कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, वो होती है द्विकेंद्र की, वो कैसी होती है, द्विकेंद्र की होती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है लक्षणों की वंशागति। जो लक्षणों की वंशागति है, लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किसने की थी। यानी कि जो मेंडल के नियम थे इसकी इसकी दोबारा खोज किसने की थी, डी ब्रिज ने की थी, इन्होंने भी की, कॉरेंस ने भी की, बॉन सेरमोक ने भी की। यानी इनमें से इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इन चारों ने क्या किया था, इन चारों ने खोज की थी, मतलब पुनः खोज की थी मेंडल के नियमों की। तो है इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें होगा उपरोक्त सभी। यानी कि तो डी ब्रिज थे, इन्होंने भी की थी, कॉरेंस ने भी की थी, और शेयरमॉक थे, इन्होंने भी की थी। तो इसमें तीन ऑप्शन सही है, तो इसमें क्या उपरोक्त डी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। इसके बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है टीआई है, जो टीआई प्लाज्मिड है
तो टीआई प्लाज्मिड संभाग का उपयोग किस पर्पस में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। यानी इसमें पूछा गया टीआई, इसका कहने का मतलब ये तो टीआई प्लाज्मिड है, ये संभाग जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है, जीवाणु में किया जाता है, जंतु में किया जाता है, या फिर पादपों में किया जाता है, फिर विषाणु में किया जाता है। तो इसमें जो टीआई प्लाज्मिड होता है, आपको ये बात याद रखना है, टीआई प्लाज्मिड होता है ये किसमें उपयोग होता है, ये होता है पादपों में, ये पादपों में उपयोग किया जाता है। इसमें जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में जो संभाग के रूप में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सहभोजता का उदाहरण है, यानी सहभोजता उसका उदाहरण क्या है। इसमें सहभोजता का उदाहरण क्या है, तो सहभोजता का उदाहरण इसमें है एपीफाइट। एपीफाइट जो है अधिपादप है, अधिपादप क्या है, ये सहभोजता का उदाहरण है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किससे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 4 से, जो 2025 में आया था, जो 2025 में सेट आया था 348 केजे। इसका क्वेश्चन है, इसमें नहीं हर सेट के मैं 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए, इसी प्रकार से 14 सेट है, 14 सेटों के मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ सबके सही। तो हम देखते हैं अब सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है परागकण, परागकण की बाह्यचोल किससे बनी होती है। जो परागकण होता है इसकी बाह्यचोल किससे बनी होती है, ये पूछा गया है। तो परागकण की बाह्यचोल होती है, नहीं परागकण का आपको पता ही होगा, परागकण गोल होता है। परागकण कैसा होता है, परागकण होता है गोल। परागकण कैसा होता है, गोल होता है। इसकी 2 परतें होती है। इसकी कितनी परतें होती है, इसकी 2 परतें होती है, एक होती है अंतःपरत, एक होती है बाह्यपरत। इस प्रकार का परागकण होता है। इस प्रकार परागकण होता है, इसमें 2 प्रकार की परतें होती है, एक तो होती है बाह्यपरत, एक होती है अंतःपरत। तो ये बाह्यपरत होती है, ये इसमें पूछा गया है कि जो बाह्यपरत है ये किसकी बनी होती है। जो बाह्यपरत है इसमें पूछा गया बाह्यचोल है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। जो बाह्यचोल होती है किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है। अगर पूछे कि अंतःचोल, ये जो अंता वाली चोल है, ये वाली चोल है, ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। किसकी, पेक्टोसेलुलोज की। ये बनी होती पेक्टोसेलुलोज की। अंताचोल होती है वो किसको होती है, पेक्टोसेलुलोज को होती है। और बाह्यपरत होती है वो किसको होती है, बाह्यचोल होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। तो और इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मतलब कि जो इसमें जो केंद्र, सॉरी, जो परागकण इसमें कितने कितने केंद्र पाए जाते हैं, परागकण केंद्र 2। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टॉप टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। यानी आपको पता हो टर्मिनेशन कोडॉन होता है वो यूएए होता है, यूएजी होता है और यूजीए होता है, यूजीए होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, कोडॉन नहीं है, ये पूछा गया। तो इसमें कौन सा नहीं है, यूएए ये टर्मिनेशन कोडॉन है, यूएजी ये भी है, और यूजीए ये क्या है, ये तीनों तो टर्मिनेशन कोडॉन है। एयूजी है, एयूजी है, ये क्या है, ये है स्टार्ट कोडॉन। ये क्या है, ये है स्टार्ट कोडॉन। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन कौन सा है, ये क्या है, ये है स्टार्ट कोडॉन। इसमें स्टार्ट कोडॉन है, इसलिए ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो एयूजी है ये क्या है, ये है स्टार्ट कोडॉन। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि वातावरण में, अगला क्वेश्चन ग नंबर है, वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी जो वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन है, इनके प्रति जो प्रतिरक्षा प्रणाली की अंतरंजित प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया। तो ये होती है एलर्जी। आपने देखा होगा जब कभी चलते हैं, अगर आप किसी पुष्प को टच करते हैं, उसमें कुछ ऐसे पराग होते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। कभी कुछ लोगों के लिए धूप में एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को ठंड से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी किसी प्रकार से हो सकती है, ये किसी किसी को पानी से भी एलर्जी होती है। तो उसमें पूछा गया कि मतलब इसमें जो एंटीजन है, वातावरण में कुछ एंटीजन उपस्थित है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रति क्या कहते हैं, अतिरंजित प्रक्रिया को दर्शाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसे कहते हैं एलर्जी कहते हैं। इसको बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है पीसीआर से क्या तात्पर्य है। इसे पूछा गया है पीसीआर होता है, क्या होता है पीसीआर। इस पीसीआर का क्या मतलब होता है, तो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो इसका इसमें होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद करते अगला क्वेश्चन लिया गया सेट नंबर 4 से, सेट नंबर 5 से। ये सेट नंबर 5 है, 2025 में आया था, उसका उसका सेट है, वो सेट है 2025 का। इसमें पूछा गया आवर्तबीजी, जो आवर्तबीजी भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश है, ये क्या है? जो आवर्तबीजी भ्रूणकोश है ये क्या है, तो ये पूछा गया है। अगर आता है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश अलग है, पोष अलग है। पोष क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। कोष के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणपोष स्थित होता है। अब बात करें ये क्या है, अगुणित है, द्विगुणित है, या फिर त्रिगुणित है, चौगुणित है? तो आपको पता होगा जो भ्रूणपोष होता है ये क्या होता है, ये द्विनिषेचन के पश्चात बनता है। किससे बनता है? द्विनिषेचन के पश्चात बनता है। इसमें एक नर केंद्रक होता है, एक नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक होता है, प्लस एक द्वितीय केंद्रक होता है। जो द्वितीय केंद्रक होता है, द्वितीय केंद्रक होता है, इसे कहता है द्वितीय केंद्रक होता है। जब एक नर युग्मक एन होता है, द्वितीय केंद्र 2n होता है, इन दोनों का संलयन होता है तो बनता है भ्रूणपोष। क्या बनता है? भ्रूणपोष। तो क्या बनेगा? 3n बनेगा ये, क्योंकि एक और 2n मिलकर क्या बनते हैं? 3n बनेंगे। तो 3n का मतलब क्या होता है? त्रिगुणित। तो इसमें जो आवर्तनीय भ्रूणपोष होता है ये कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पिछली साल कई सेट में आया था, तो इसके लिए याद रखें। जो मतलब 2024 में कई सेट में आया था, तो इसके लिए याद रखें भ्रूणपोष होता है कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, मेंडल के एक संकर क्रॉस में मटर के लंबे व बौने पौधों का फिनोटाइप क्या था? इसमें फिनोटाइप पूछा गया। तो आपको पता है जो मटर के लंबे पौधे थे वो किस प्रकार के? टीटी थे। और स्मॉल पौधे थे वो क्या थे? स्मॉल टीटी थे। इसमें से क्या क्या हुआ था? एक तो इधर ये वाला कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। इधर क्या बना था? स्मॉल टी और कैपिटल टी बना था। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था। फिर इसी प्रकार से इसकी क्रिया हुई थी इससे, और इसकी क्रिया हुई थी इससे। तो किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे, किस प्रकार का हुआ था? इस प्रकार से कुछ बने थे। इसमें फिनोटाइप, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया फिनोटाइप क्या? तो फिनोटाइप क्या था वो बताना है। इस प्रकार से अब इन दोनों को संकलन कराया था, इन दोनों को संकलन कराएंगे। जब इन दोनों का संकलन कराएंगे तो इस इधर प्रकार इस टीटी, इधर इसका आएगा, इसका होगा, तो इधर टीटी आएगा, और इसका जब इसका स्मॉल टी और स्मॉल टी का कराएंगे तो स्मॉल टी आएगा। और इधर इसका कराएंगे, सॉरी इस वाला नहीं, इधर वाला कराएंगे, ये वाला। इसका इससे और इसका स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इसमें देख सकते हैं, जब हमने जो मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकलन कराया है, तो पहले इस प्रकार से कराते हैं, पहला ये संकलन कराते हैं, इसके बाद हम दो लक्षणों को ले लेते हैं, इसमें से दो पौधों को ले लेते हैं, दो संतति को लेके इनका कराते हैं आपस में। तो क्या होता है? एक होता है स्मॉल टी, एक बनता है क्या? पहले बनता है इसमें तीन, एक ये और एक ये तीन क्या बनते हैं? ये बनते हैं, तीन होते हैं लंबे पौधे। कैसे होते हैं? ये तो होगा लंबे पौधे होगा, ये क्या होगा? ये होगा लंबे पौधे, और बचा एक, ये क्या होगा? ये होगा बौना पौधा। तो इनका अनुपात क्या है? यहाँ पर अनुपात क्या है? 3 अनुपात। यहाँ पर क्या अनुपात है? यहाँ पर अनुपात निकला है 1 2 3, यानी 3 अनुपात 1 निकला है यहाँ पे। तो फिनोटाइप क्या निकला है? जब मेंडल ने अपना जो एकल संकर क्रॉस कराया था, एकल संकर क्रॉस कराया था, इसमें क्या होता है? 3 तो लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, और एक कैसा पौधा प्राप्त हुआ था? एक हुआ था बौना पौधा प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार को संकलन कराते तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी इसमें 3 अनुपात 1 का अनुपात प्राप्त हुआ था। इसको बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो टाइफाइड का रोगजनक होता है, इसका नाम क्या होता है? टाइफाइड होता है, टाइफाइड के रोगजनक का क्या नाम होता है? तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम होता है साल्मोनेला टाइफाइड। तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी होता है, इसका क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? इसका सही ऑप्शन आएगा बी। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों का उदाहरण, मरुस्थलीय पौधों का नहीं है? इनमें से बताना इन चार में से कौन सा ऐसा लक्षण है जो मरुस्थल में पाए जाते हैं पौधे, उनका उदाहरण उनका लक्षण नहीं है। तो पत्ती की सतह मोटी होती है, उपचा मोटी होती है, यानी तो बात सही है, क्योंकि मरुस्थल में पौधे होते हैं उनकी जो पत्ती होती है, उनकी पत्ती कैसे मोटी मोटी होती है। और रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, हाँ रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं। और पत्तियों का तना जैसे कार्य करता है, हाँ
बात सही है कि नागफनी का जो पत्ता होता है वो क्या होता है, वही तना होता है, वही पत्ता होता है, तो वो पत्ते किसी तरह तने की तरह काम करता है। इसके बाद करते हैं अगला अगला क्या दिया है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो पत्तियों पर रंध्र होते हैं, ये आपको बता दूं, पत्तियों पर दोनों तरफ रंध्र होते हैं, ये केवल उन पौधों में होता है, इन पौधों में पाए जाते हैं जो क्या जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। तो उसमें से यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो पत्तियों में दोनों साइड रंध्र पाए जाते हैं वो केवल किसमें होता है, ये गुण किसमें होता है, ये गुण पाया जाता है जो जो जल में पौधे पाए जाते हैं उनका उनका गुण होता है, ये वाला उनका लक्षण होता है कि पत्तियों में दोनों साइड रंध्र पाए जाना। इसमें इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट नंबर 6 से, जो सेट नंबर 6 है 2025 का केएल उसका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया है जो पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्ध भवन है इसकी क्षमता किसमें पाई जाती है, ये पूछा गया, यानी कि पुनरुद्ध भवन का होना मतलब टूट कर पुनः उसी अवस्था में आ जाना कहलाता है पुनरुद्ध भवन। तो अमीबा में भी नहीं है, पैरामीशियम में भी नहीं है, और स्पंज में भी, हाइड्रा में यह गुण पाया जाता है, जो क्षमता ये क्षमता है पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, पाई जाती है हाइड्रा में। इसके बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टर्नल सिंड्रोम है, टर्नल सिंड्रोम का कारण क्या है, इसमें पूछा है जो टर्नल सिंड्रोम है इसका कारण क्या है। तो टर्नल सिंड्रोम में एक जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, वो एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो इसी से टर्नल सिंड्रोम बन जाता है। इसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि अगर एक्स एक्स या तो एक्स एक्स वाई होता है या फिर एक्स एक्स होता है, तो इसमें से एक गुणसूत्र क्या कम हो गया, कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ओ बना दिया गया, क्या बना दिया गया ओ, तो इसमें ये होगा एक्स होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे ये क्या होता है, ये टर्नल सिंड्रोम के लिए मतलब टर्नल सिंड्रोम का ये भी ग्रुप है, इस प्रकार का टर्नल सिंड्रोम वाले में जिस व्यक्ति को टर्नल सिंड्रोम होता है, ये सिंड्रोम होता है, वो उसमें क्या, उसमें ये वाला एक्स ओ गुणसूत्र पाया जाता है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा एंजाइम, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है, यानी जो डीएनए खंड होते हैं, डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है लाइगेज एंजाइम। जो लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या कहता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है, और एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज ये क्या करते हैं, ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक, जो जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, जो जीव है और उसके जैसे हम लोग जीव हैं और हमारे आसपास जो वातावरण है इसके इससे संबंधित क्या है, इससे संबंधित अध्ययन है, जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ और मेरे आसपास में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और पूरा वातावरण है, तो हम सब मेरा ये क्या है, मेरा इसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे हम, इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। इस प्रकार से बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है साइड लास्ट साइड, यह साइड जो है ये 2025 का लास्ट साइड है, और इसका जो बहुविकल्पी दे रखे हैं इस प्रकार है, वो से मक्का में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, मक्का होती है जो मेज होती है, मेज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं वो हम बताने वो देखते हैं, तो कितने 22 भी नहीं होते हैं, 20 होते हैं, कितने होते हैं 20 होते हैं, 46 तो मानव में पाए जाते हैं, 45 नहीं होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर आप ये इसमें मान लो इसमें 2025 में पूछा गया था कि मतलब मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, तो मक्का में गुणसूत्र होते हैं 20। अगर पूछ ले मनुष्य में कितने होते हैं, तो मनुष्य में आपको पता होगा 46 होते हैं, कितने होते हैं मनुष्य में, कितने होते हैं मनुष्य में होते हैं 46, मनुष्य में कितने होते हैं 46 होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन क्या है इसमें, जो क्लाइफेंडर सिंड्रोम है, ये क्या है, ये क्लाइफेंडर सिंड्रोम है, इसमें लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, ये जो क्लाइफेंडर सिंड्रोम है इसमें इस प्रकार में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं एक्स एक्स वाई, इसमें क्या, इसमें आपको पता होगा लड़कियों में क्या एक्स और एक्स पाया जाता है, डबल एक्स पाया जाता है। अगर इसमें एक बाई गुणसूत्र और आ जाता है, एक बाई गुणसूत्र और आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये तीन त्रिसूत्रता होगी। अब इससे क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, जिसमें जिस व्यक्ति में ये एक्स एक्स बाई यानी इस प्रकार के जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें क्या क्लाइफेंडर सिंड्रोम होता है, वो हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इसमें क्लाइफेंडर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या कितनी आती है, एक्स एक्स बाई इतनी पाई जाती है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त तो संभाग क्या है। तो मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि पादप में किस प्रकार का संभाग पाया जाता है, वो पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड, क्या होता है वो, उसमें क्या पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड होता है, ये पादपों में पाया जाता है, पादपों में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त होता है, जो क्लोनिंग होता है क्लोनिंग के लिए पादपों में क्या जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड उपयुक्त होता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है निम्न में से समष्टि का गुण है, जो निम्न ये ई है, ये गुण दे रखे हैं, 4 गुण दे रखे हैं, इनमें से समष्टि गुण कौन सा है, यानी समष्टि गुण कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इसमें मृत्यु दर भी क्या है, समष्टि गुण है, जन्म दर ये भी समष्टि गुण है, और घनत्व ये भी क्या समष्टि गुण है। अगर जहां पर ज्यादा समष्टि पाई जाएगी वहां पर घनत्व ज्यादा हो जाता है,
और समष्टि की अगर ज्यादा पैदा हो रही है तो उसमें जन्म दर हो जाती है, और मृत्यु की दर होती है। तो ये चारों क्या है, ये चारों मतलब समष्टि के गुण होते हैं। बस ये चारों क्या होता है, समष्टि के गुण होते हैं। तो उसमें क्या डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से 24 देखो। अब यहाँ से क्या है, अब ये आप यहाँ से देख सकते हैं जो सेट नंबर 1 कौन सी वर्ष का चालू होगा। अब ये 2024 का सेट था जो 2024 में पेपर हुए थे, 2024 में पेपर हुए थे। अब वो वाले सेट के मैं बहुत क्लिक कराने जा रहा हूँ। तो अब देखें आगे इसमें क्या है। जो पहला इसमें देखो, पहला क्वेश्चन से दिया टेपटम परत का कार्य क्या होता है। टेपटम परत का कार्य क्या होता है वो पूछा गया है। तो उसमें टेपटम परत का काम क्या है वो देखते हैं। तो टेपटम परत का क्या काम होता है, परागकणों को पोषण प्रदान करना, परागकणों को निर्माण करना, एंडोथेलियम का निर्माण करना, या परागकणों को नष्ट करना। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टेपटम का कार्य होता है। तो उसमें से देखो, ना तो परागकणों का निर्माण करता है टेपटम, और ना ही एंडोथेलियम काम करता है, निर्माण करता है, और ना ही परागकणों को नष्ट करता है। क्या करता है, इसका काम होता है परागकणों का पोषण प्रदान करना। तो उसमें सही ऑप्शन ए हो जाएगा कि परागकणों को पोषण प्रदान करना क्या टेपटम का काम होता है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अप्रधारी है, यानी अप्रधारी पूछा गया है कौन सा है। तो उसमें अप्रधारी ना तो पक्षी होते हैं, ना मेढक होते हैं, ना हाथी होता है। इसमें केंचुआ होता है, ये क्या होता है, अप्रधारी होता है। जो केंचुआ होता है ये क्या होता है, अप्रधारी होता है। और केंचुआ आपको इससे क्या होता है, इसी से क्या होता है जो कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। क्या बर्मी कंपोस्ट होता है, वो भी इसी से बनता है। जो बर्मी कंपोस्ट होता है वो क्या केचुए से निर्माण किया जाता है। बर्मी कंपोस्ट किस में उपयोग किया जाता है, ये जो बागवानी, जो जितना भी बागवानी होता है, बागवानी फसलें होती है, ये जितना बागवानी होता है, बागवानी में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो बर्मी कंपोस्ट है, ये बागवानी के लिए उपयुक्त होता है। और ये क्या किससे बनता है, ये बनता है केचुए से बनता है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है डेंगू, जो हड्डी तोड़ बुखार होता है, इसका वाहक क्या होता है। हड्डी तोड़ बुखार होता है डेंगू, इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, इसका जो वाहक होता है वो होता है मादा एडी मच्छर होता है। क्या होता है, मादा एडी मच्छर होता है। ये कहता है डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार क्या होता है, वाहक होता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। यानी इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के लिए विशिष्ट स्थान पर काटता है। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था जो डीएनए के लिए काटता है, क्या काटती है, आणविक कैंची होती है, वो डीएनए खंडों काटती है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो एक्सोन्यूक्लियेज होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज। तो उसमें दोनों दे रखे हैं, एक एंडोन्यूक्लियेज, एक एक्सोन्यूक्लियेज, एक एंडोन्यूक्लियज। अब इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है, तो वो काटता है एंडोन्यूक्लियेज। ये एंडोन्यूक्लियेज है, ये डीएनए क्या विशिष्ट स्थान से काटता है। एक्सोन्यूक्लियेज जो होता है ये करता है, ये बाहरी साइडों से किनारों पे काटता है। तो एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, बाहरी किनारों पर काटता है, और एंडोन्यूक्लियेज एक विशिष्ट स्थान पर काटता है। और लाइगेज क्या होता है, लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है आवर्तबीजी। जो आवर्तबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। आवर्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, ये कैसा होता है, ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब जो नरयुग्म, जो परागकण का युग्म होता है, नरयुग्म होता है, और जो द्वितीय केंद्र होता है, द्वितीय केंद्र, ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या निषेचन करते हैं तो क्या होता है, तो 3n भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आवर्तबीजी भ्रूणपोष होता है, 3n होता है, त्रिगुणित होता है। इसके बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जी बिडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया था। तो बिडाल टेस्ट होता है, आपने देखा बिडाल टेस्ट होता है, लैब पैथोलॉजी लैब होता है, बिडाल टेस्ट किया जाता है। तो बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है, हैजा के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता, मलेरिया के लिए, या फिर टाइफाइड के लिए, या फिर न्यूमोनिया के लिए। इसमें से पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें टाइफाइड होता है। टाइफाइड जिसको होता है, टाइफाइड जांच किससे होती है, टाइफाइड जांच होती है बिडाल टेस्ट से। यानी बिडाल टेस्ट से टाइफाइड की जांच की जाती है। और साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है, इसका क्या होता है, वाहक होता है। साल्मोनेला टाइफाइड से जो टाइफाइड फैलता है, और क्या इसका टेस्ट क्या होता है, बिडाल टेस्ट होता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के कितने अर्धसूत्र वयन होंगे, अर्धसूत्र वयन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो 108 लघु बीजाणु है, इनके निर्माण के लिए कितनी जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है इसमें। तो देखो इसमें कितनी कोशिकाएं होंगी, कितनी कोशिकाओं में
कोशिकाओं में कितने अणुसूत्री विभाजन होते हैं, पूछा गया कि कोशिकाएं पूछी गई यहाँ पर। तो उसमें क्या, देखो अगर आपको ये पता होगा, जब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जब इसमें एक बार विभाजन होता है, जब इसमें पूछा गया विभाजन कितने कितने असूत्री विभाजन होंगे, जब इसमें एक बार असूत्री विभाजन होता है तो उसमें 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। एक एमएमसी से, एक माइक्रो मदर सेल से जब एक बार विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु बनती है। क्या बनती है? 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर इस प्रकार समझते हैं लघु बीजाणु। जब एक माइक्रो मदर सेल में क्या होता है, एक माइक्रो सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या 4 लघु बीजाणु की संख्या बनती है। और यहाँ पर कितने पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया 108 बनाने में कितने असूत्री विभाजन होंगे। तो 108 बनाने के लिए कितने असूत्री विभाजन की व्यवस्था, कितने कितने अणुसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे, ये पूछा गया। तो अगर हम 4 से 108 के लिए हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आंसर आएगा, 4 दूनी 8 बचे जो 4 7 28, यानी यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 27, यानी यहाँ पे कितने 27 मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी और 27 ही अणुसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या आएगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन आएगा दूसरा। इसमें सही ऑप्शन क्या है, दूसरा सही ऑप्शन आएगा 27। इसमें यानी कि 27 अणुसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी और 27 ही जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं एमएमसी है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, डाउन सिंड्रोम है ये किसके कारण होता है। तो कारण क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है ये क्या होता है, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है। तो उसमें आपको पता है 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र आपको क्या होता है, XX होता है। इन्हीं मादाओं में तो सबको पता है XX होता है। अब यहाँ पर क्या एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, क्या इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, जैसे इसमें त्रिसूत्र हो जाता है, त्रिसूत्रता हो जाती है, क्या होती है, तो उसमें सही ऑप्शन आएगा इसका सी। तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता, यानी जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र यानी उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र और शामिल हो जाता है। किससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र और शामिल हो जाता है। इस कारण क्या होता है, इसमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत से रोगों के समूह को हम सिंड्रोम कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसमें क्या होता है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, इस कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ पुष्पों में कौन सा अंग है जो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से ये ऑप्शन, ये क्या सेट नंबर 3 से लिया गया क्वेश्चन, ये वाला जो 2024 में आता है। तो उसमें क्या है, जायांग होता है, ये क्या होता है, नरजनन अंग का भाग होता है, सॉरी मादा अंग का भाग होता है। ये नरजनन अंग का ये भी है, ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों पुरुष के जो क्या है, जो नर पुष्प से नर पुष्प के भाग है, ये वाले ये क्या है, ये नर पुष्प के भाग है। और ये क्या है, ये मादा पुष्प का क्या है, जननांग है। ये क्या मादा पुष्प का जननांग है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। अगर आपको पता है पुरुष जनन तंत्र के 2 वृषण पाए जाते हैं, 2 वृषण पाए जाते हैं, नहीं 1 जोड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1 जोड़ा पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में जो MRI है, जो क्या MRI है, MRI का संक्षेप क्या है, MRI का फुल नेम पूछा गया है तो क्या है, ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग होता है। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन क्या है, इसमें बी ऑप्शन सही है। इसमें बी ऑप्शन होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये होगा ऑप्शन इसका सही। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है दात्र कोष का, जो दात्र कोष का अरक्तता है, ये दात्र कोष का अरक्तता किस रोग के प्रकार में, किस प्रकार के उत्पादन का रोग है, ये उदाहरण है। ये जो दात्र कोष का जो रोग है ये किसका उदाहरण है, ये क्या है, ये बिंदु उत्पादन का उदाहरण है। इस 2 प्रकार का होता है उत्पादन, एक बिंदु उत्पादन होता है, एक फ्रेम उत्पादन होता है। तो उसमें क्या है, इसमें क्या है, बिंदु परिवर्तन में क्या है, ये उदाहरण है दात्र कोष का अरक्तता। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है 2024 के 14 सेट से, जो 348 जी था, इसमें से पूछा गया है। इसके बाद इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो नाइट्रोजन क्षार है, नाइट्रोजन क्षार आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एक प्यूरिन एक पाइरिमिडीन। उसमें क्या है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो इसमें कौन सा है, इसमें होता है देखो थाइमिन होता है, थाइमिन भी होता है, और थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है। तो इसमें से क्या है, इसमें थाइमिन भी होता है, यूरेसिल नहीं होता है, और इसमें एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें पूछा गया जो नहीं उपस्थित नहीं होता, तो नहीं होता कौन सा, तब होता है यूरेसिल। यूरेसिल क्या होता है, यूरेसिल किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आरएनए में, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पूछा गया मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीताक्ष लक्षणों को सम्मिलित किया था।
तो मेंडल ने कितने जो लक्षणों पर जो क्या था, विपरीत लक्षण से कितने लक्षण थे, वो 7 लक्षण लिए थे। इसके बाद करते अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, दात्र कोश का आवर्तक किस प्रकार का परिवर्तन, ये सवाल पिछले पूछा ही गया था। ये क्या है, ये है बिंदु उत्परिवर्तन से लिया गया है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो परागकण है, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। परागकण होते हैं पुष्प किस अंग के अंदर भीतर, किस अंग के अंदर निर्मित होते हैं, तो वो होता है लघु बीजाणु धानी। जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके अंदर क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2005 जो पांचवा सेट है 2024 का, इससे पूछा गया, इसमें क्या है, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं। अब ये इसमें पूछा गया, जो परागकण होते हैं लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में उपस्थित होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, पेक्टिन के कारण होते हैं, स्पोरोपोलिन के कारण होते हैं, सेलुलोज के कारण होते हैं, फिर लिग्निन के कारण होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसमें सही ऑप्शन रहेगा स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ है, स्पोरोपोलिन, इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसमें सही ऑप्शन है स्पोरोपोलिन। अब आप बताओ, ये एक ऐसा पदार्थ है जो यानी सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है वैसे, क्योंकि ये कभी किसी से मतलब ये कभी से किसी खत्म ही नहीं होता, इसको कभी नष्ट नहीं कर सकते। ये मतलब ये कभी नष्ट होने वाला पदार्थ नहीं है, ये कभी नष्ट ही नहीं होता है। ये क्या है, नष्ट नहीं होता है। इसे किसी भी अम्ल से ना क्षार से गला ही नहीं सकते। इसी प्रकार इसीलिए क्या कहते हैं, तो परागकणों के लिए बहुत लंबे समय तक ही सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ। जैसे पूछा गया है, जो जो अंगों का उपयोग और अनुपयोग के कारण का विकास, जो अंगों का विकास होता है, ये उपयोग और अनुपयोग के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये कहा था लैमार्क ने बताया था कि अगर जो जिराफ होता है, जिराफ के बारे में डार्विन और लैमार्क ने बताया था। लैमार्क ने कहा था अगर जिराफ की लंबी घेंट इसलिए क्योंकि वो ऊंचे के जो पत्ते होते हैं उनके लिए खाता है, इसीलिए उसकी घेंट कैसे होगी, लंबी होगी, उसकी गर्दन क्या होगी, लंबी होगी। तो लैमार्क ने कहा था कि जो अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण क्या होता है, विकास होता है अंगों का। अब इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर संक्रामक रोग है, यानी जो गैर संक्रामक रोग है वो कौन सा है इनमें से, तो यानी जो ऐसा कौन सा संक्रमण से नहीं फैलता है, तो वो क्या है, इसमें कैंसर एक ऐसा रोग है जो क्या छुआछूत यानी छूने से किसी के नहीं फैलता है। तो कैंसर एक ऐसा रोग है जो किसी के संक्रमण से नहीं फैलता है। और ये मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, ये तो संक्रमण से फैल जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया था। यानी ये पूछ कह रहे हैं तो परपोषी कोशिकाएं उनमें विजातीय डीएनए के लिए, जो विजातीय डीएनए उसके लिए प्रवेश कराने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखो अंतर सूक्ष्म प्रेक्षण ये भी है, और सूक्ष्म अंतर प्रेक्षण ये भी किया जाता है, बायोलिस्टिक भी की जाती है, और हानिकारक जो रोगजनक है इनका भी उपयोग किया जाता है। यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या होती है, ये सभी विधियों द्वारा जो परपोषी कोशिका होती है उसमें क्या डीएनए के लिए स्थानांतरित करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेट नंबर 6 से, जो छठा सेट है इससे पूछा गया ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ये 2024 का सेट है। इसमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया था। जो जेनेटिक इंजीनियर होती है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो सबको लगा तो कृषि में भी इसका उपयोग होता है, चिकित्सा में भी इसका उपयोग है, कृषि में जैविक खेती होने लगी है, और चिकित्सा में जितने ह्यूमिलिन वगैरह ये सब का निर्माण होता है। और वैक्सीन बनाने में जो कोरोना वैक्सीन आई थी ये किससे बनी थी, ये भी इसमें किसका उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग हुआ था। तो उसमें डी ऑप्शन क्या होगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो जेनेटिक इंजीनियर है ये सभी में, इसमें चिकित्सा में भी, कृषि में भी, और वैक्सीन में, इन सब में क्या होती है, उपयोग की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है। यानी इसमें पूछा गया आभासी फल है, आभासी फल नहीं है, ऐसा कौन सा फल है जिसका निर्माण, यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा फल है जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। अंडाशय से जिसका निर्माण होता है वो होता है आम। यानी काजू है ये आभासी फल है, ये फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी ये भी फॉल्स फ्रूट है, और ये सेब है ये भी क्या है, ये भी फॉल्स फ्रूट है। तो उसके बाद इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही ऑप्शन रहेगा आम। आम है ये कैसा है, आभासी फल नहीं है, ये क्या सत्य फल होता है। आम कैसा फल है, सत्य फल है। और ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों फल क्या है, ये असत्य फल है। क्या है, असत्य फल, यानी आभासी फल है, आभासी फ्रूट है।
ये क्या है? ये तीनों आवासीय फ्रूट है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो डेंगू है, डेंगू बुखार का भाग क्या होता है? तो वो होता है एडीज मच्छर, जो मैंने अभी बताया हमारा एडी वो होता है। इसको ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आया था 2024 में। अब बात करते हैं जल परागित पादप का नाम। जो जिसका ऐसा कौन सा पादप है इनमें से चार में से जिसका परागण क्या जल के अंदर जल में होता है? तो क्या होता है? जो मटर होता है इसका भी देखो, इनमें से क्या देखो, जो हाइड्रीला है इसका तो होता है जल में, ये क्या होता है? जल परागित है, जल परागित पुष्प है। ये क्या है? हाइड्रीलाम जल परागण होता है। और मटर नींबू है, इनमें क्या होता है? इनमें वायु परागण होता है। इनमें क्या होता है? वायु परागण होता है। वायु परागण होता है या फिर क्या होता है इनमें? या फिर कीट परागण होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है 2024 का सेट है, उसके बारे में उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 2024 में आया था, इसको ये क्या है? जीएम वाला, जीएम 348 जीएम ये सेट है। इसमें पढ़ते हैं भ्रूणपोषी कोशिकाएं होती है। देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब तक मैंने इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, मतलब इन कितने 13 सेट करा चुका हूँ, 13 चौका 52, इन्हें मैंने 52 क्वेश्चन करा दिया। उनमें ये क्वेश्चन तो भ्रूणपोष वाला है, ये कितने तीसरी बार आ गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से तो इसको आप अच्छे से याद कर लें कि भ्रूणपोष में कोशिकाएं कितनी होती है? उसमें होती है 3 कोशिकाएं होती है, त्रिगुणित होता है। इसको बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मधुप के ड्रोन, नर ड्रोन में जो मधुप होता है, मधुमक्खी होती है, उसमें पुरुष नर ड्रोन होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये पूछा गया है। तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 16 है। इसमें कितनी होती है? 16 होती है। क्योंकि क्या होता है देखो, वैसे मधुमक्खी में होती है 32 कोशिकाएं, सॉरी 32 क्या होते हैं? 32 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? 32 गुणसूत्र होते हैं। और नर होता है, ये क्या होता है? नर ड्रोन होता है। ये क्या होता है? ये होता है अगुणित। तो ये होता है अगुणित होता है। तो उसमें क्या है? इसमें कितने 16 गुणसूत्र पाए जाएंगे, इसीलिए इसके आगे क्या हो जाएंगे? इसके आगे 16 हो जाएंगे, नहीं मतलब 32 के आगे क्या हो? 16 हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि विषाणु का जो विषाणु होता है, वायरस होता है, यानी वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसके बारे में पूछा गया। तो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? इसका या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो उसमें पहले ऑप्शन से हो जाएगा, या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा इसका अनुवांशिक पदार्थ। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है जो जन्मजात उपापचय त्रुटि है, तो जन्मजात उपापचय त्रुटि है, इसका मतलब वो क्या है? तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा ऐसा ही, जो फिनाइल कीटोन यूरिया है ये जन्मजात उपापचय त्रुटि है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इतने क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, अगर आपके लिए इंपोर्टेंट हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से इन क्वेश्चनों को छांटा है और आपके लिए लेके आया हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, अगले वीडियो का वेट करें। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। जय हिंद।